हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। साउथ दिल्ली के पालम इलाके में श्री कृष्ण स्वरूप जी रहते थे। ये एयरफोर्स में अकाउंटेंट्स की नौकरी करते थे। हर रोज़ सुबह में ये दफ्तर जाते और शाम को वापस आ जाते थे। इनकी पत्नी थी बबीता और एक 27 साल का बेटा था। जैसे हमेशा ये अपने दफ्तर जाते थे, वैसे ही एक दिन ये अपने दफ्तर जाते हैं सुबह में। शाम को जब ये घर आते हैं तो एक अजीब चीज़ देखते हैं, घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। ऐसा होता नहीं था, हमेशा गेट बंद होता था। ये डोर बेल बजाते थे, फिर घर में अंदर जाते थे। गेट खुला हुआ था। ये अपने घर में जाते हैं। घर में जाने के बाद ये अपने बेडरूम में जाते हैं। जैसे ही ये अपने बेडरूम में जाते हैं तो चीखते हुए बाहर निकलते हैं। ये अंदर देखते हैं, इनकी बीवी का मुंह सिर सब कुचला हुआ है, खून ही खून है और उनकी लाश पड़ी है। अब ये चीखते हुए भागते हैं और घबराकर बदहवास अपने बेटे के कमरे की तरफ भागते हैं। जैसे ही बेटे के कमरे में जाते हैं तो इनकी चीख और जोर से निकलने लगती है। ये बुरी तरीके से चीखने लगते हैं, क्योंकि जब ये अपने बेटे के रूम में जाते हैं तो वहां पर इनके बेटे की लाश, जो 27 साल का था। अब ये अजीब कहानी, पूरा जो इनके आस पड़ोस के लोग थे सारे लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आती है, माजरा देखती है। अब पुलिस देखती है, वहाँ पर 2 कमरों में अलग अलग लाशें, एक तरफ माँ की लाश और दूसरी तरफ उसके बेटे की लाश। घर का माहौल ऐसा था जैसे कुछ लुटेरे आए हों। सारा सामान बिखरा पड़ा था, उनके बेड का बॉक्स इधर उधर, गद्दे अलग पड़े हुए थे, कपड़े अलग पड़े थे। सारा सामान एक तरीके से बिखरा हुआ पूरे कमरे में पड़ा हुआ था। इसके बाद पुलिस श्री कृष्ण स्वरूप से पूछताछ करती है, आपका कोई दुश्मन, किसी से आपकी दुश्मनी, किसी से लड़ाई झगड़ा। लेकिन श्री कृष्ण स्वरूप ने बताया कि मेरा किसी से आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना ही मेरी किसी से दुश्मनी है। इनके बेटे के बारे में जानकारी पुलिस जुटाती है तो पता चलता है वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर के यहाँ नौकरी करता था। लेकिन 2020 में लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, उसके बाद उसकी नौकरी चली गई और वो बेरोजगार था। ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये है 2021 की। अब इसके बाद वो बेरोजगार है, अपनी माँ के साथ रहता है, तो उसका भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। अब डबल मर्डर का केस, पुलिस उलझन में, आखिरकार क्या किया जाए। इसके बाद पुलिस श्री कृष्ण के बारे में जानकारी निकालती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है, कुछ रिश्तेदारों से पूछताछ करती है कि इनका और इनकी बीवी से संबंध कैसे थे। लेकिन किसी ने भी कुछ ऐसा बताया नहीं जिससे कि श्री कृष्ण पर किसी प्रकार का शक किया जाए। अब पुलिस कहती है चलो दूसरे तरीके से जांच करते हैं। लेकिन एक देखने वाली और चालाकी जो उस कातिल ने की थी वो ये की थी कि इनके श्री कृष्ण के घर में बाकायदा कैमरे लगे हुए थे और दरवाजे पर भी कैमरा था। अमूमन जिस घर में कैमरे होते हैं तो गेट पर तो होता ही होता है। लेकिन पता ये चला कि जब वो कातिल यहाँ से गया कत्ल करने के बाद, तो जो कैमरों का डीवीआर था वो डीवीआर अपने साथ लेकर गया था। अब जांच की जाए तो क्या जांच की जाए, सीसीटीवी कैमरे तो तभी खंगाले जा सकते हैं जब उसका डीवीआर हो। तो कातिल डीवीआर लेकर जा चुका था। अब पुलिस ने कहा हो ना हो ये कोई जानने वाला ही है या यहीं आस पड़ोस का ही है, जिसको पता था कैमरे लगे हैं, डीवीआर कहाँ है, इसलिए वो डीवीआर भी ले गया। इसके बाद पुलिस कहती है ऐसा करते हैं, इनके घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उन सबको खंगालते हैं, कातिल कहीं ना कहीं तो दिखेगा। थोड़ा आगे जाकर इनके घर से कुछ दूरी पर एक मोड़ था, उस मोड़ पर एक कैमरा लगा था। वहाँ पर एक 4 सेकंड का वीडियो दिखता है कत्ल वाले दिन का, और जो टाइम से मैच हो रहा था उसके समथिंग। अब जब वो वीडियो दिखता है तो उसमें देखते हैं कि एक लड़का जिसके मुंह पर गमछा बंधा है और वो तेजी से पैदल जा रहा है। लेकिन ये वीडियो जो था वो सिर्फ 4 सेकंड का था। अब इस 4 सेकंड में पुलिस करे तो क्या करे, और मुंह पर गमछा बंधा हुआ। अब पुलिस के पास सिर्फ इतना सा एक वीडियो, सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड का। इसके बाद बहुत सारे कैमरे खंगाले जाते हैं, लेकिन कहीं पर इस कातिल का कुछ पता नहीं चलता। अब इधर श्री कृष्ण बार बार थाने जाते हैं और पता करते हैं क्या हुआ, मुजरिम को पकड़ो, कातिल कौन है,
किसने मेरी बीवी का और बेटे का कत्ल कर दिया, और फिर इधर एयरफोर्स के ये कर्मचारी थे, ये भी मामला था। अब पुलिस पर भी प्रेशर था, तो पुलिस अच्छे से जांच करना शुरू कर देती है। इत्तेफाक से इसी पालमपुर के जो थाना था जहाँ पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी, वहीं पर एक अफसर आते हैं नए, उनकी ड्यूटी ज्वाइन होती है। इसके बाद जब उन्हें कहानी पूरी पता चलती है तो इसके बाद वो कहते हैं उस इलाके में वो शख्स जो था वो पैदल जा रहा है, यानी वो किसी बाइक से नहीं है, किसी सवारी से नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि या तो वो वहीं आसपास का था या फिर वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपनी मंजिल इस घर से और दूसरी जगह गया, उसको जहाँ भी जाना था या अपने घर जाना था। यानी कि बैटरी जो आपने देखा है, ई रिक्शा, टेम्पो, रिक्शा, मतलब दुनिया भर के सामान जिससे कैब, इन सब के बारे में जानकारी निकाली जाए, ये उन अफसर ने कहा। इसके बाद पुलिस अब जांच में जुट जाती है। 85 गाड़ी, टुक टुक, जो ई रिक्शा, 100 से ज़्यादा ई रिक्शा को खंगालती है, कैब ड्राइवरों से पूछती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। लेकिन एक ई रिक्शा वाला पुलिस के पास पहुंचता है और वो बताता है, साहब जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, जो बंदा मुंह पर गमछा बांधकर आपकी वीडियो में दिखाई दे रहा है, वो उस दिन मेरे ई रिक्शा पर बैठा था और मेट्रो स्टेशन तक गया था। अब पुलिस को पहली बार जब ये चीज़ पता चलती है कि कोई शख्स उसके बारे में बता रहा है जो वीडियो में दिख रहा है, तो पुलिस एक चैन की सांस लेती है और सोचती है कि चलो कुछ तो मिला। तो वो पूछते हैं, तुम्हें आखिर याद कैसे है ये बात? तो वो टुक टुक वाला जो था, ई रिक्शा वाला, वो बताता है कि मेरे रिक्शा में 85 लोग दिन भर बैठती हैं सवारियाँ, लेकिन उसके बारे में मुझे इसलिए याद रहा कि एक तो उसके मुंह पर गमछा बंधा हुआ था, दूसरा उसके हाथों पर कुछ खून के छींटे थे और उसके हाथों पर खून लगा था। तो मैंने उस शख्स से कहा कि तुम्हारे क्या चोट तो नहीं लगी है या कोई दिक्कत परेशानी है, आपके हाथों में खून, ये खून कैसा है? तो वो कहता है, तुम चुपचाप मेट्रो स्टेशन चलो और मुझे वहाँ तक छोड़ दो, मेरे पास वक्त नहीं है। ये कहता है ठीक है। अब ये बोलता नहीं, ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं होता। अब ये मेट्रो स्टेशन जाता है और वहाँ जाने के बाद उसे उतार देता है। पुलिस कहती है, इससे क्या होगा, ये तो 4 सेकंड का वीडियो दिखा था और तुमने कहानी बता दी, लेकिन अब उसको कहाँ ढूंढें? तो ई रिक्शा वाला कहता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस जगह से वो बैठा था पालमपुर में से मेट्रो स्टेशन के लिए, तो वहाँ से मेट्रो स्टेशन तक जिस जगह वो उतरा, वहाँ तक का हमारा किराया हुआ 30 रुपये। उस बंदे ने मुझे एक 20 का नोट दिया और एक 10 का नोट दिया। 20 का नोट ठीक था, लेकिन 10 का नोट थोड़ा फटा हुआ था। मैंने फटा हुआ नोट देखा तो उस शख्स से कहा कि ये फटा हुआ नोट है, मुझे आप दूसरा नोट दीजिए, ये नोट मैं नहीं लूँगा। तो वो जो शख्स था सामने वाला, वो बोलता है, मेरे पास और पैसे नहीं है, 500 का नोट है, अगर चेंज हो तो तुम मुझे दे दो, वरना मेरे पास ये 30 रुपये खुले हुए यही हैं, 20 का ठीक है और 10 का फटा हुआ है। वो कहता है, नहीं मैं ये नहीं लूँगा, आप चेंज करवा कर दे दो। तो वो कहता है, अच्छा एक काम करो, तुम पेटीएम चलाते हो? तो ई रिक्शा वाला कहता है, हाँ मैं पेटीएम चलाता हूँ, पेटीएम कर दो। अब ये 30 रुपये उसको वापस कर देता है। अब 30 रुपये वापस करता है और वो इसको पेटीएम कर देता है। अब पुलिस जैसे ही ये पेटीएम वाली बात सुनती है तो पुलिस की आंखों में एक चमक आ जाती है और चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, और पुलिस कहती है, अब ये कातिल पकड़ा जाएगा। क्योंकि उस कातिल को शायद पता नहीं था कि उसने पेटीएम किया है, उससे उसका नंबर निकल जाएगा। खैर, इसके बाद वो नंबर निकाला जाता है उस ई रिक्शा वाले के मोबाइल से। अब नंबर की जांच होती है। जब नंबर की जांच होती है तो पता चलता है ये नंबर जिस नाम से रजिस्टर्ड है वो नाम है अभिषेक। अब पुलिस को पहली बार इसका नाम पता चलता है कि इसका नाम है अभिषेक। अब अभिषेक का एड्रेस निकाला जाता है और पता किया जाता है कि आखिरकार ये अभिषेक कौन है और इसका श्री कृष्ण की फैमिली से क्या ताल्लुक़ है।
जब इस चीज़ का पता लगाया जाता है तो पता चलता है ये अभिषेक श्री कृष्ण की बहन का बेटा है। अभी अजीब बात, पुलिस उसके घर जाती है, अभिषेक को उठाती है, गिरफ्तार करती है, अब इससे पूछताछ करती है। अब आप जरा एक यहाँ पर खेल देखें, जिस दिन ये कांड हुआ, जैसे ही रिश्तेदारों को खबर दी गई तो ये आगे आगे था। अभिषेक हमेशा आगे, पुलिस थाने में आगे, और हर जगह जांच पड़ताल हो रही थी, पूछताछ हो रही थी, तो ये आगे आगे। तो पुलिस का इस पर कोई शक नहीं, और ऐसा पता भी नहीं कि वीडियो में जो है वो ये है। ये अजीब बात। अब पुलिस कह रही है ये क्या चक्कर है कि ये तो हमेशा उस दिन से आज तक साथ में था, और आज अचानक इसका नाम सामने आया। खैर, इसके बाद पुलिस अब अपने अंदाज में इससे पूछताछ करती है, तब ये मुंह खोलता है कि हाँ, ये दोनों कत्ल मैंने ही किए हैं। अब श्री कृष्ण जानना चाहते थे कि आखिरकार इसने, अभिषेक ने, मेरा भांजा है, इसने ही मेरी बीवी और बेटे का कत्ल आखिर क्यों। और सबसे पहले तो पुलिस भी यही जानना चाहती थी कि आखिरकार इसने ये कत्ल क्यों किया, दोनों कत्ल क्यों किए, और उस दिन से साथ में भी है, ताकि शक ना हो। अब ये अपना मुंह खोलता है और बताता है कि कुछ टाइम पहले इसकी बहन की शादी थी, उस बहन की शादी में कुछ पैसों की कमी पड़ रही थी। ये श्री कृष्ण की बीवी बबीता के पास जाता है, उनसे पैसे उधार लेता है। वो इसको 50,000 रुपये उधार देती हैं, ये 50,000 रुपये उनसे उधार लेता है। इसके बाद शादी होती है। शादी होने के कुछ दिन के बाद बबीता इससे पैसे वापस मांगती हैं। अभिषेक, काफ़ी दिन हो गए हैं, अब तुम हमारे पैसे वापस लौटा दो। तो ये सब इसको बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि इसके बाद पैसों का इंतज़ाम था नहीं। तो पुलिस कहती है आखिरकार तूने इनको उस दिन क्यों मारा। तो ये बताता है कि मैं उस दिन इनके घर पर था, मैंने इनके घर पर खाना खाया, बेटे के साथ में टीवी देख रहा था। तभी अचानक से जो श्री कृष्ण थी, बबीता जी थी, श्री कृष्ण की बीवी, वो आती हैं और मुझसे कहती हैं अभिषेक, अब हमारे 50,000 रुपये लौटा दो, बहुत वक्त हो गया, तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए। अब जब ये बात इससे कहती हैं, पैसे मांगती हैं, तो इसको जो है बड़ा गुस्सा आता है, और ये मन में सोचता है ये हमेशा मुझे जलील करती हैं, आए दिन मुझसे पैसे मांगती हैं, मेरे पास अभी है नहीं, होते तो अब तक दे देता। ये उठता है और दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पर बबीता थी। इससे कहने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती हैं। इधर टीवी चल रही थी, बेटा टीवी देख रहा था और ये भी साथ में लेटकर टीवी देख रहा था। अब ये उधर जाता है, इसको एक डंबल दिखता है, वो डंबल उठाता है और सीधे वहाँ अपनी बुआ के सर में दनादन एक के बाद एक के बाद एक बार करता है। ये इतना बार करता है कि जब तक उनको मारता रहता है, जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। बेशुमार उनका खून बहने लगता है। अच्छा, इधर टीवी चल रही थी तो ज़्यादा आवाज़ भी पहुंची नहीं, उसको बेटे को कुछ पता ही नहीं। अब ये देखता है कि घर में बैठने से इसका भाई है, अब वो जो है देख लेगा तो सब भेद खुल जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। अब ये वही डंबल लेकर फौरन ही दूसरे वाले रूम में जाता है, और उस रूम में जाकर इसका भाई लेटा हुआ था, अचानक से ये डंबल लेता है और एक के बाद एक उसके बार करने लगता है। उसके भी ये सिर में मारता है, और तब तक मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। थोड़ी देर के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। अब ये देखता है कि दोनों की मौत हो चुकी है। इसके बाद ये अपने थोड़ा बहुत खून वून साफ करता है, मुंह पर एक गमछा बांधता है और डीवीआर निकालता है, और ये हल्के हल्के चुपचाप उस घर से निकलकर और अपने घर जाकर लेट जाता है। जब खबर पहुंचती है कि ऐसे ऐसे 2 मर्डर हो गए हैं और इनके रिश्तेदार के, तो ये वहाँ पहुँचता है और उसके बाद हमेशा पुलिस के सामने रहता। जब भी कोई जांच होती, पूछताछ होती, ये सबसे आगे रहता। ये अजीब दास्तान, और ये इसलिए हमेशा ऐसा करता था ताकि पुलिस को इस पर शक ना हो। तो आप ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर वो ई रिक्शा वाले को फटा हुआ 10 का नोट नहीं देता, और वो ई रिक्शा वाला, एक चीज़ तो हो गई ये, और अगर वो ई रिक्शा वाला वो फटा हुआ 10 का नोट रख लेता, तब भी इसका पता नहीं चलता। 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम चीज़ थी, वो अगर अभिषेक जो था, वो अगर इसको पेटीएम ना करता तो शायद ये आज तक पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि ये पुलिस के सामने इतना दयालु, इतना सीधा, इतना सज्जन बन रहा था जिसका जवाब नहीं। क्योंकि ये हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहता और उनके साथ जांच में, पूछताछ में,
हर जगह उनसे ज़्यादा आगे ये रहता था ताकि पुलिस को शक ना हो और मैं पकड़ा ना जाऊं। तो दोस्तों ये थी एक अजीब व गरीब कहानी। कातिल कितना भी शातिर हो, कितना भी चालाक हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, मैं आपको बहुत बार ये बात बता चुका हूँ कि कातिल कितना भी शातिर हो, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी गलती करता है, ऐसा सबूत, ऐसा सुराग छोड़ता है कि पुलिस उस तक पहुंच जाती है और वो पकड़ा जाता है। आखिरकार ये अभिषेक पकड़ा गया, इसके ऊपर डबल मर्डर के चार्ज लगे और ये अब जेल में है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी लोग हमारी आज की इस वीडियो में नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी फैमिली बढ़ती रहे और हम आपको एक हर रोज़ रात 9 बजे एक क्राइम की नई कहानी सुनाते रहें। तो दोस्तों कल फिर होगी मुलाकात रात 9 बजे फिर किसी एक क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।